वक्त की रफ्तार। देखो भाई, मैंने आज तक जो भी कुछ किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया, और मेरी समझ में हर आदमी को वही करना चाहिए। अच्छा बेटे आसिफ, मुझे एक बात बताओ, इंटरव्यू में मैं तुमसे क्या कहूंगा कि मैंने ये किया, मैंने वो काम इस तरह से किया, ये किया? अच्छा नहीं लगता। मैंने जो कुछ किया एक जिम्मेदारी समझकर किया, और हर शख्स को अपना काम एक जिम्मेदारी समझकर ही करना चाहिए। देखो, तुम लोग एक काम बहुत गलत करते हो। मेरी छोटी छोटी बातों को इतना खास बनाकर छापते हो कि लोगों को लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है, हम नहीं कर पाएंगे। आसिफ, देखो बेटे, मेरे रिटायरमेंट को एक न्यूज बनाना गलत है। भरद्वाज जी, आपके बारे में पढ़कर आने वाले अफसरों का हौसला बढ़ता है। ये तो अच्छी बात है भाई। मेरी समझ में उन सबको अपना काम पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करना ही चाहिए। आपने एक्सटेंशन क्यों नहीं मांगा? यानी कम से कम 2 साल तो आप और काम कर सकते थे। भाई मैं नहीं चाहता था कि 2 साल और अपनी कुर्सी बीच में अड़ाकर आने वाले अफसरों का हक छीनूं। आखिर रिटायरमेंट के उसूल भी तो कुछ सोच समझकर बनाए गए होंगे कि नहीं? तो फिर आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? तुमने तो मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं, और यकीन मानिए आपके परमिशन के बगैर मैं एक वर्ड भी नहीं छापूंगा। बताइए ना, आपने आगे के बारे में क्या सोचा है? आसिफ, सच बताऊं तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अरे दोस्त साहब, आपकी जो प्रतिमा है उससे तो आपको राजनीति में आराम से प्रवेश मिल सकता है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा अभी तो कुछ तय नहीं किया। किसी बड़ी पार्टी की तरफ से ऑफर तो आया ही होगा। भाई बड़ी पार्टी की तरफ से मुझे क्यों ऑफर आएगा? बड़ी पार्टी के पास बड़े बड़े नेता जो होते हैं। सिर्फ नाम बड़ा होने से काम नहीं चलेगा पाटिल, काम भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस लिस्ट में तो मैंने मतलब मैं आपको बताने जा रहा था कि पिछले समय जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं उनके नाम हैं, और उनके साथ साथ कई नए नेताओं के नाम भी मैंने आगे किए हैं। आखिर डीएम के साथ जो लोग चले गए हैं उनके जगह हमें अच्छे नाम तो चाहिए ही। बहुत सोच समझकर लिस्ट बनानी पड़ेगी पाटिल। पार्टी का कोई भी टिकट किसी ऐसे आदमी को नहीं मिलना चाहिए जिसका नाम किसी घोटाले में हो या जिसके नाम पे कोई गुनाह हो। लेकिन सत्यनारायण जी, इसमें बहुत सारे लोगों पर अन्याय हो सकता है। हमारे कई बड़े नेताओं पर विरोधी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं। जहां हम सच्चाई जानते हैं उस सच्चाई को जनता के सामने रखेंगे ही, जरूर रखेंगे, लेकिन किसी गलत आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। सत्यनारायण जी, मैं आपको कुछ बातें खुलकर साफ साफ बता देना चाहता हूं। बिल्कुल, हमारे हर साथी से हमारी यही उम्मीद है कि खुलकर बात करें। मन में कोई बात रखे, ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। सच है सत्यनारायण जी, लेकिन आप जिन लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, ऐसे नेक, ईमानदार, जिनके नाम पे कोई घोटाला नहीं है, जो गुनहगार नहीं है, ऐसे लोग आजकल कहाँ हैं? कैसी बातें कर रहे हो पाटिल? क्या इस देश में ऐसे सपूतों की कमी महसूस कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे लोग हैं, मगर वो इलेक्शन में कहां तक टिक पाएंगे? बहुत कम है ये लोग, और आखिर बुद्धिजीवी लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते। और तभी तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें आदर्शवादी बुद्धिवादियों को राजनीति में आने के लिए मनाना चाहिए। आप एक नाम ऐसा बताइए जो डीएम जैसे तगड़े उम्मीदवार के सामने टिक सकेगा। बोलिए, है ऐसा कोई एक नाम आपके सामने? एक शख्स है जो मेरी कसौटी पर उतर सकता है, और मैंने उसे आज बुलाया भी है।
नमस्कार। आइए भारद्वाज जी। मुझे बुलाया गया है मिलने के लिए। 1 मिनट सर। यस। सर मिस्टर भारद्वाज आपसे मिलने आए हैं। ओह, उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है सर, आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा पाटिल, तो फिर कल मिलते हैं। जी नमस्ते। आइए आइए आइए। नमस्कार सत्यनारायण जी। नमस्कार, आइए बैठिए। धन्यवाद। कहिए, कैसा चल रहा है कामकाज? बस अब तो अपने मातहत ऑफिसर्स को अपना काम समझा रहा हूं। तैयारियां चल रही हैं निवृत्ति की। आपने मुझे कैसे बुलाया? भरद्वाज जी, मैं आपके सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आप हमारी पार्टी की तरफ से इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ो। जी मैं? जी हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें अचरज की क्या बात है? आप में वो हर काबिलियत है जो एक आदर्श सांसद में होनी चाहिए। वो तो ठीक है सत्यनारायण जी, लेकिन मैं स्वयं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूं। Somehow, ये मेरा काम नहीं है। इसे काम नहीं, कर्तव्य मान लीजिए भरद्वाज जी। देखिए, हमने दिव्य मोहन जी को पार्टी से इसलिए अलग कर दिया है कि वो भ्रष्ट हैं, और आप हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें जनता को ऐसा नया नेतृत्व देना है जो उनके लिए आदर्श साबित होगा। जी, दरअसल बात यह है कि मैं पॉलिटिक्स में आकर अपना चैन नहीं खोना चाहता। मैं अपनी मर्यादाओं को, अपनी सीमाओं को समझता हूं। भरद्वाज जी, आप आदर्श किसको मानते हैं? जी, गांधी जी को। गांधी जी को? आपको, हमें, हमारी पीढ़ी ने लेने के लिए आदर्श के नाम थे गांधी जी जैसे। लेकिन आजादी के बाद पिछले 50 सालों में इस इतने लंबे चौड़े देश में कोई भी आदर्श नहीं पैदा हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि बुद्धिवादी आदर्शवादियों ने राजनीति से दूर रहना चाहा, और इसीलिए डीएम के शिकंजे में जनता फंस गई। और अब ऐसे माहौल में आप अगर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहते हैं तो मैं इसे सामाजिक गुनाह मानता हूं। सत्यनारायण जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। ठीक है, सोच लीजिए। नमस्कार। गगन जी, अभी अभी भरद्वाज जी मिलने आए थे। जी हाँ, मेरी बात हुई उनसे और मुझे यकीन हो गया कि डीएम के खिलाफ लड़ने वाला और जीतने वाला कैंडिडेट यही है। जी हाँ, जी हाँ, हम यहां से भरद्वाज जी को ही टिकट देंगे। बिल्कुल राइट। हेलो। विलास, तुम्हारे लिए एक और हेडलाइन है। क्या है? डीएम के खिलाफ इस निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार सत्यनारायण जी ने चुन लिया है। क्या नाम है उसका? म्यूनिसिपल कमिश्नर रविकांत भारद्वाज।
टीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रविकांत भारद्वाज। भाई वाह। क्या सर? ये तो कमाल हो गया सर। सर मुझे लगता है कि ये भारद्वाज हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब नौकरी से रिटायर हुआ तो पॉलिटिक्स में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारी राशि की दुश्मन राशि में इसका जन्म हुआ है हुजूर। ये सब नाटक है। जिन लोगों पर आदर्शों का भूत सवार हो जाता है, बस वही लोग हमारे खिलाफ कमर कस के खड़े हो जाते हैं। हाँ हुजूर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पागल हैं ये लोग। और जो आदि बुद्धि इनके दिमाग में बची है, उसमें एक ही बात चलती रहती है। वो क्या सर? लोग इन्हें जाने, पहचाने, लोग इनकी चर्चा करें। पब्लिसिटी, प्रचार चाहते हैं ये लोग। और प्रचार कराने का सबसे आसान तरीका यह है कि किस तरह हम जैसे मशहूर लोगों पर ये कीचड़ उछालें। अब जब ये हम पर कीचड़ उछालेंगे तो लोग तो पलट कर देखेंगे ना कि इतने बड़े आदमी पर कीचड़ उछालने वाला कौन है। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि ये भारद्वाज भी उन्हीं लोगों में से एक है। वही कहता है कि मैं आदर्शवादी हूं, मैं रिश्वत नहीं लेता, अखबारों के फ्रंट पेज पर रहने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी इसकी इमारत गिरा दी, कभी उसकी इमारत गिरा दी। अब रिटायर होने का वक्त आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। भैया ये तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी के खिलाफ चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब अगर भारद्वाज हमारे खिलाफ चुनाव में खड़ा होगा तो लोग अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे ना। हुजूर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हुजूर, सत्यनारायण जी आउट ऑफ द वे जाके भारद्वाज को सपोर्ट कर रहे हैं। मधुकर, वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सत्यनारायण का विनाश काल बहुत करीब आ गया है, इसलिए वो गलतियों पे गलतियां किए चला जा रहा है। जी हुजूर। पहले उसने हमें पार्टी से निकालकर पार्टी की कमर तोड़ दी। अब अगर इस वो नए भारद्वाज को चुनाव में खड़ा करेगा तो क्या पार्टी के पुराने वफादार खामोश रहेंगे? बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे हुजूर, बल्कि वो सब वफादार हमारे साथ आकर मिल जाएंगे हुजूर। और हम उनकी जलती हुई आग में घी नहीं हुजूर, तेल डालेंगे हुजूर, तेल। लेकिन हुजूर, मुझे ये भारद्वाज पे बहुत तरस आ रहा है। काम खा बेचारा आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, जमानत जब्त करवा बैठेगा और अपनी बेइज्जती करवा लेगा। मधुकर जी हुजूर। ये भारद्वाज हमारे खिलाफ इलेक्शन में लड़ने की कभी गलती नहीं करेगा। पहले वो हमारे खिलाफ खड़ा होकर 4 दिन चर्चा में रहेगा, उसके बाद अपना नाम वापस लेकर 4 दिन चर्चा में और रहेगा। उसे तो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने का शौक है, हमारे सामने खड़ा होकर हारने का शौक थोड़ी है। और वो अपनी बंद मुट्ठी को 1.25 लाख की ही रखना चाहेगा। देखते जाओ। डीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रविकांत भारद्वाज? ये कैसे हो सकता है? हेलो, मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ। कहिए सर। सत्यनारायण जी से बात कर सकता हूँ? जी, वे मीटिंग में है। कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हो मानसी? अच्छी हूँ। भाई, मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूं। तुम लोग जब भी मेरे पास आते हो, कोई खबर लेने आते हो, दंड मिलेगा तुम्हें इस बात का। फिर तो जरूर दंड मिलेगा, क्योंकि आज भी हम लोग खबर सुनने पर आपसे डिटेल्स लेने के लिए ही आए हैं। मैं जानता हूं। तुम लोग एक कान तो मैं बाद में ऐठूंगा। पहले बैठो, तुम लोग बैठो।
अब ये बताओ कि मैं तुम लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं। सर क्यों शर्मिंदा करते हैं, हमने बस ये खबर सुनी तो हम आपसे कुछ पूछने चले आए। यह खबर गलत है मंथन, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाई देखो, मैं अभी तक सरकारी अफसर हूं, मैं ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूं? यह सरासर झूठ है। लेकिन विलास भैया ऐसी झूठी खबर क्यों छापेंगे? तो फिर हो सकता है कि सत्यनारायण जी ने कोई इंटरव्यू दिया हो, लेकिन किसी और अखबार में तो यह खबर छपी नहीं है। और मेरे बगैर पूछे सत्यनारायण जी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि सत्यनारायण जी ने जो आपको प्रस्ताव दिया था उसको आपने हामी नहीं भरी? नहीं, बल्कि मैंने तो उनसे वक्त मांगा था सोचने के लिए। फिर आपने सोचा क्या है? नहीं मानसी, मेरा मन नहीं कर रहा। क्या आपने सच में सोच लिया है सर? मैं नहीं मानता सर। जहां तक मैं आपको जानता हूं, अगर आप कोई फैसला करेंगे तो अपने मन से नहीं, अपने विचारों से करेंगे। मंथन, अब मैं थक चुका हूं। मैं जीवन भर विचारों के पीछे दौड़ता रहा, मैं जीवन भर विचारों के लिए जीता रहा, विचारों के लिए ही मैंने अपना जवान बेटा खो दिया। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को रोने नहीं दिया। मैंने सोचा कि मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन मंथन मैं भी इंसान हूं, मेरे भी भावनाएं हैं। नहीं, अब मैं अपने विचारों का बोझ लेकर इस तरह से नहीं जीऊंगा। मतलब अब आप अपनी जिंदगी के संभाले हुए विचारों को छोड़कर मन की बात मानेंगे? मानसी, अब मैं सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाना चाहता हूं। अब ये भीड़ भाड़ छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कन्याकुमारी चला जाऊं, जहां 3 समुद्र भारत माता के चरण धोते हैं, जहां विवेकानंद ने शांति अर्जित की थी, या फिर हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर जीवन का रहस्य ढूंढूं। लेकिन सर, रण से भागकर कोई नहीं जी पाता। जहां भी वो जाता है रण खुद उसके पीछे चला आता है। और सर, आप ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब आपको कैसे छोड़ सकता है? और वैसे भी ये इतना आसान नहीं है।